नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोगों की मुझे समाजशास्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दीजिए, तो बस इंतजार की घड़ी आज ख़त्म होती है। देखते हैं भूमि हलबंदी अधिनियम। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूमि हलबंदी अधिनियम क्या है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसी तरह से लिखने हैं। ठीक है, आप हेडिंग बनाएंगे भूमि हलबंदी अधिनियम। ठीक है, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इतनी जगह छोड़ करके ही लिखेंगे इसी तरह से। ठीक है, इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। यानी कि एक कानून बनाया गया था जिसके तहत ये बात बताई गई थी कि इतनी ज़मीन रख सकता है एक परिवार। विशिष्ट परिवार जो है वो उच्चतम सीमा यानी कि उसकी लिमिट है, जो ज़मीन रखने की लिमिट तय कर दी गई। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में हलबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य प्रकार के कारकों पर निर्भर करती थी। ठीक है, और मतलब लिमिट से ज़्यादा भूमि होने पर उस पर टैक्स भी लगाया जाता था। ठीक है, हित समूह और दबाव समूह। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूह का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक दल हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन ले सकें, यानी कि उनसे वोट प्राप्त कर सकें। यदि किसी हित समूह को लगता है कि उनके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह अलग राजनीतिक दल बना लेता है। जैसे कोई हित समूह है ना, आंदोलनकारी है, वो आंदोलन चला रहा है, अगर उसे लग रहा है कि उसके हित की बात नहीं हो रही है, सरकार उसके हित में काम नहीं कर रही, तो वो अलग पार्टी बना लेता है और चुनाव लड़ता है ना। आई बात समझ में? या अलग दल बना लेता है। दल का मतलब होता है पार्टी बना लेना। ठीक है, हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब वो उनके हित होते हैं रोजगार को लेकर के, या अपना कोई हित लेकर के, आरक्षण का मुद्दा, तमाम चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो उन्हीं बातों को ये उठाते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। ठीक है, जब इनकी जान पहचान हो जाती है ज़्यादा लोगों के बीच, तब ये अपनी पार्टी बना लेते हैं और चुनाव में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बिना हित समूह के एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि हित समूह अच्छे के लिए होते हैं। अगर हित समूह ना होते तो अच्छा लोकतंत्र नहीं चल पाता, है ना। तो हमें इससे पता चलता रहता है कि समाज के लिए ज़रूरत क्या है। ठीक है, और उन ज़रूरत वाली चीज़ों को सरकार के सामने ये हित समूह हमेशा उठाते रहते हैं कि जनता की ज़रूरत रोजगार है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो भी कुछ है ना। हित समूह राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, है ना। अब देखेंगे आगे शोध परियोजना। ये भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शोध परियोजना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शोध परियोजना का आशय समाज व सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक समस्याओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन से है। तो इसमें क्या है, यानी कि समाज के बारे में पूरी तरह से ये अध्ययन कराने वाला मतलब परियोजना है। ठीक है, जो सामाजिक शोध परियोजना के अंतर्गत हम पूरी तरह से समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के कारणों को समझने के लिए किया जाता है ताकि उनका समाधान किया जा सके। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है 3 अंक का। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे इसमें। उसके बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इस तरह से आपको लिखने रहेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो मातृवंशीय परिवार का अर्थ होता है माता, जो पीढ़ी का वंश जो चलेगा वो माता के नाम से चलेगा। ठीक है, मातृवंशीय का अर्थ माता की पीढ़ी से वंश का निर्धारण होना। जैसे कि अपने समाज में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जो वंश चलता है पिता के नाम से चलता है ना। वो लोग कहते नहीं हैं किसका बेटा है ये, तो पिताजी का नाम लेकर के ही बोलते हैं कि उनका बेटा है। मातृवंशीय परिवार अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आसाम वगैरह में पाए जाते हैं। तो मातृवंशीय में क्या क्या होता है, इसमें वंश की परंपराएं उत्तराधिकारी, यानी कि अपने यहाँ क्या होता है उत्तर प्रदेश में, बेटा जैसे पिता के बाद उत्तराधिकारी यानी कि संपत्ति का मालिक कौन होता है, बेटा हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल उलट नियम होता है। इसमें वंश की परंपराएं, उत्तराधिकारी के नियम आदि भी माता के नाम से ही चलते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार माता के बाद पुत्री को प्राप्त होता है, ना कि पुत्र को। तो संपत्ति का अधिकार है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में पुत्र को प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, पुत्री को प्राप्त होता है। ठीक है, मातृवंशीय परिवार में। मातृवंशीय परिवार की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो पहली विशेषता यही है, वंश का नाम माता के नाम से चलता है, पिता के नाम से नहीं चलता है। ठीक है, बच्चों का लालन पालन माता के घर पर होता है।
ठीक है, माता के घर पर ही बच्चे का लालन पालन होगा। उसके बाद हमारा विवाह के बाद पति को पत्नी के निवास स्थान पर रहना पड़ता है। अपने यहाँ क्या होता है कि पत्नी जो है वो पति के घर जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, विवाह के बाद पति को पत्नी के घर चला जाना होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद है चौथा पॉइंट, संपत्ति का अधिकार माता द्वारा पुत्रियों को प्राप्त होता है ना। जो संपत्ति का अधिकार है वो माता के द्वारा किसको मिल जाता है, पुत्री को मिल जाता है। असम में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सरल भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। उसके बाद है कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभाव कौन कौन से थे, इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग बना के लिखा है, इसी तरह से आपको हेडिंग बना के ही आंसर देने हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के कारण कृषि उपज में 2 से 3 गुनी वृद्धि हुई, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में नए आयाम खुल गए, यानी कि नए द्वार खुल गए कृषि के क्षेत्र में 2-3 गुनी वृद्धि के कारण। ठीक है, हरित क्रांति के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। जो कृषक समाज था उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि धन से संबंधित उसकी जो स्थिति वो सुधर गई है, यानी कि किसान जो थे उनकी आमदनी बढ़ गई, वो अमीर हो गए, किसानों की आमदनी बढ़ गई। ठीक है, कृषि उपज बढ़ने के कारण कृषक व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करने लगे, यानी कि कृषक जो थे वो व्यापार भी करने लगे। जब उनके पास फसल ज़्यादा हो गई थी, है ना, तो वो व्यापारिक फसलें भी उगाने लग गए। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव केवल बड़े कृषकों पर पड़ा। जो हरित क्रांति थी, जैसे अगर कृषि की मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ गई, तो फ़ायदा किसको होगा, जो बड़े किसान हैं, जिसके पास हज़ारों बीघा या ज़मीन है, तो उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, है ना। जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अमीरी गरीबी में अंतर हो गया। जैसे पहले जो किसान गरीब थे और जिनके पास ज़मीन भी थी वो भी ज़्यादा फसल नहीं उगा पा रहे थे, और जिनके पास कम थी वो भी नहीं उगा पा रहे थे, तो अमीरी गरीबी में ज़्यादा अंतर नहीं था। जब बड़े किसानों के पास, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी और पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अमीरी गरीबी में अंतर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, जिन किसानों के पास अधिक ज़मीन थी उनकी पैदावार बढ़ने के कारण वे अमीर हो गए, और जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी उनकी स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि वो गरीब के गरीब रह गए। हरित क्रांति के दौरान गरीब तथा अमीर किसानों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया। ठीक है, हरित क्रांति केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि के किसानों के जीवन में क्रांति हुई। मतलब हरित क्रांति से केवल ये पंजाब, हरियाणा ना और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन्हीं क्षेत्रों में किसानों की दशा में सुधार आया। बाकी क्षेत्रों में इसका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यही थी हरित क्रांति के बारे में, किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आए, है ना। उसके बाद है पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो पंचायती राज का शताब्दिक अर्थ होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन, है ना। यानी कि जो ग्राम पंचायत बनाई गई थी इसी के द्वारा, है ना, पंचायती राज के व्यवस्था करी गई। गांव में जो पंचायत होती है, चुनाव जिसमें होता है, प्रधान होता है ना, मुखिया का चुनाव होने लग गया, उससे पहले नहीं हुआ करता था, है ना। तो एक व्यवस्था बनाई गई गांव में। इसका अर्थ है गांव से, है ना, इसका अर्थ कहाँ से है, गांव से है। भारत गांव में बसता है, यानी कि माना जाता है गांव, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो जनसंख्या है 70% के करीब गांव में निवास करती है ना। गांव भारत गणराज्य की आत्मा है। भारत गणराज्य की जो आत्मा है वो गांव है। गांव का विकास करके भारत का विकास किया जा सकता है, यानी कि भारत का विकास तभी संभव है जब संपूर्ण गाँव का विकास हो जाए, सभी गाँवों का विकास हो जाए, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई, है ना। तो पंचायती राज की स्थापना इसीलिए की गई ताकि जो सभी गांव हैं उनका विकास बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, और पंचायती राज का मुख्य आधार सत्ता में जन सामान्य की भागीदारी से, यानी कि गांव गांव तक लोगों को सत्ता से, यानी कि सरकार से सीधे जोड़ना था, ताकि हर गांव का अच्छे से विकास हो सके। यदि आप चाहते हैं हमारे ये कंप्लीट नोट्स लेना, ठीक है, तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आपका अगर टारगेट है, आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं 90+ या 95, ठीक है, तो ये हैंड राइटिंग नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसमें बहुत संपूर्ण नोट्स हैं, ऑल टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और बहुत ही सरल भाषा में है। खासियत इसकी ये है कि आप खुद पढ़ करके भी समझ सकते हैं और कंप्लीट मैं समझाऊंगा भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पैड वीडियो है जिसमें मैंने संपूर्ण नोट्स को समझाया भी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका प्राइज़ है
₹50 यानी कि पहले 99 रुपये में मैंने दिया था लोगों को। अब इसका प्राइस मैंने घटा दिया है, ठीक है। और ₹50 है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं हमें मैसेज। और इसका जो पेमेंट है आपको करना होगा फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम के द्वारा। इस नंबर पे कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है, तो आपको नोट्स की जो PDF फाइल है प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं कम संपूर्ण, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।